नमस्कार, मैं आई.के. त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रख के हम जो प्रश्न श्रृंखला चला रहे हैं संविधान मूल विधि के लिए, आज उसका क्रम संख्या 6 है, अर्थात आज प्रश्न श्रृंखला 6 और इसमें हम फिर से 10 प्रश्न करेंगे, 7 प्रश्न संविधान के और 3 मूल विधि। तो आइए इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? और 4 विकल्प दिए हैं और चारों विकल्पों में कुछ विषय दिए गए। विकल्प ए में है भूमि और भवन पर कर, विकल्प बी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, विकल्प सी रोजगार और बेरोजगारी और विकल्प डी है श्रमिक संघ औद्योगिक एवं श्रमिक विभाग। तो वास्तव में जो शासन की शक्तियां हैं जिन पर कानून बनाए जाते हैं उनका विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें से कुछ विषय राज्य सूची में है, कुछ विषय समवर्ती सूची में है और कुछ विषय संघ सूची में। आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत है, वह है विकल्प ए में दिया गया भूमि और भवन पर कर। यह राज्य सूची की क्रम संख्या 49 पर दिया गया है। ये राज्य सूची की क्रम संख्या 49 पर दिया गया और ये दोनों जो है ये दोनों समवर्ती सूची में, ये समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में, और रोजगार और बेरोजगारी भी समवर्ती सूची में है। लेकिन विकल्प डी में जो दिया गया है श्रमिक संघ औद्योगिक एवं श्रमिक विभाग, यह संघ सूची का विषय है। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर है राज्य सूची का विषय है विकल्प ए भूमि और भवन पर कर, और यह राज्य सूची की क्रम संख्या 49 पर दिया गया है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा विकल्प ए। और इसके बाद में फिर देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो क्या पूछा गया है इस प्रश्न में, हम देख लें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि, और इन्वर्टेड कामा में लिखा है, संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा। आपसे पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। और विकल्प दिया गया है ए अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 7। तो वास्तव में इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 79, विकल्प ए। अनुच्छेद 79 में ही लिखा है कि भारत के लिए संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। लेकिन हम इसके साथ ये भी देख लें कि इन अनुच्छेदों में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या है, संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति दी गई है। संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति दी गई, निर्माण की शक्ति दी गई। अनुच्छेद 3 में क्या उल्लेख किया गया है कि भारत की संसद भारत के राज्य क्षेत्र से नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकेगी, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी तथा राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकेगी। अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 7 ये दोनों नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 9 में क्या उल्लेख है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 7 में क्या उल्लेख है, जो लोग स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान चले गए और वे बाद में भारत वापस आ गए, उन सबको
भारत का संविधान लागू होने पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। किन शर्तों पे समझा जाएगा, इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 7 में किया गया है। आगे के वीडियो में जब इस पर कुछ प्रश्न हम बनाएंगे तो इसकी हम और विस्तार से व्याख्या करेंगे। आप यहाँ पर संक्षिप्त में ये जान सकते हैं कि ये दोनों अनुच्छेद हैं नागरिकता संबंधी अनुच्छेद। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 79। और बाकी अनुच्छेदों में क्या कहा गया है, क्या बात है, इसको हमने संक्षेप में बताया। अगले वीडियो में जब हम इस पर क्वेश्चन बनाएंगे तो इन अनुच्छेदों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, जिसका लाभ आपको आपकी परीक्षाओं में अवश्य मिलता रहेगा। तो प्रश्न नंबर 2 के बाद अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। इस प्रश्न में पूछा गया है स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, क्या निहित है ये पूछा गया है। और आपको ABCD 4 तथ्य दिए गए हैं। आपसे यह जानना चाहा गया है प्रश्न में कि स्वतंत्रता के अधिकार में इनमें से क्या क्या निहित है। ए, कोई भी पेशा अपनाना। बी, भाषण की स्वतंत्रता। सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। और डी, धर्म पालन एवं प्रचार। और फिर आपसे कहा गया सही विकल्प का चयन करें, अर्थात इनमें से कौन कौन स्वतंत्रता के अधिकार में है। इन चारों विकल्पों में से जो सही हो उसका चुनाव करें। विकल्प ए, बी और डी, ए, बी और डी। विकल्प बी, ए और सी। और विकल्प सी, ए और बी। और विकल्प डी में क्या है, बी और सी। तो जैसे कि हम जानते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कई अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से आपको इसमें 2 अधिकार दिखाई दे रहे हैं। कौन से, कोई भी व्यवसाय अपनाना, कोई भी पेशा अपनाना, और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात भाषण की स्वतंत्रता। ये दोनों संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। लेकिन अस्पृश्यता का उन्मूलन ये किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। धर्म का पालन एवं प्रचार अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में दी गई है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात किसी धर्म को मानना और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 में दी गई है। तो वास्तव में स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या शामिल है, ए और बी। और इसके लिए सही विकल्प क्या होगा, विकल्प सी। इसमें दिया गया है ए और बी। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। इसके बाद हम फिर देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, देख लें हम। राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। और विकल्प क्या है, ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। विकल्प बी, राज्य के मुख्यमंत्री। विकल्प सी, राज्यपाल। और विकल्प डी, सुप्रीम कोर्ट के जज। तो वास्तव में जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करते हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, राज्यपाल। अब इसके बाद हम देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न को। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है, अर्थात स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है, क्या मतलब, स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। विकल्प तो नीचे दिए गए हैं, लेकिन आपको 3 वक्तव्य पहले ABC करके दिए गए थे परीक्षा में, जो आपकी UPSI की परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न है ये। तो उसमें ये 3 वक्तव्य दिए गए थे और फिर आपसे कहा गया था सही विकल्प का चयन करिए, इनमें से कौन से वक्तव्य इस नीति निर्देशक तत्व में दिए गए। वक्तव्य ए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने। और बी क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देना। और सी क्या है, परमाणु निरस्त्रीकरण और पहला हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देना। और फिर आपसे 4 विकल्प दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा इसमें सही है, ए बी या केवल ए या बी और सी या ए बी और सी। तो वास्तव में भारत के संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वे नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिसका उद्देश्य होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और दूसरी बात कही गई है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटारे के लिए प्रोत्साहन देगा। ये दोनों बातें अनुच्छेद 51 में कही गई है, लेकिन यह बात अनुच्छेद 51 में नहीं कही गई है, ये नहीं कही गई। परमाणु निरस्त्रीकरण और पहला हमला नहीं करने की नीति का उल्लेख अनुच्छेद 51 में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में इन 2 बातों का उल्लेख किया गया है। तो सही विकल्प क्या होगा, जिसमें ए और बी दोनों होंगे, अर्थात बी। बी इसका सही विकल्प होगा, क्योंकि ये दोनों बातें अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कही गई। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है विकल्प बी। और इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 6। तो इस प्रश्न को भी देख लें, इसमें क्या पूछा गया है। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में, सामान्यतया लोकसभा की बैठक में, और फिर रिक्त स्थान दिया गया है, आगे लिखा है के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि प्रश्नकाल जिसको कहा जाता है वो कब होता है, लोकसभा की बैठक में किस समय प्रश्न पूछे जाते हैं, और 4 विकल्प दिए गए हैं, और जो विकल्प सही है उसको रिक्त स्थान में भर देना है। विकल्प ए है दूसरे घंटे में, विकल्प बी है भोजनावकाश से पहले 1 घंटे, विकल्प सी है पहले घंटे, और विकल्प डी है अंतिम घंटे। तो आपसे ये जाना है, प्रश्न में ये पूछा गया है कि प्रश्नकाल कब होता है, उसी समय प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। अर्थात प्रश्नकाल होता कब है, संसद की कार्यवाही लोकसभा की बैठक जब शुरू होती है तो उसके पहले घंटे में होता है कि दूसरे घंटे में होता है, या भोजनावकाश के पहले घंटे में होता है, या अंतिम घंटे में होता है, प्रश्नकाल कब होता है। तो वास्तव में संसद की कार्यवाही या लोकसभा की कार्यवाही जो होती है वह शुरू होती है प्रातः 11 बजे। कार्यवाही कब प्रारंभ होती है, ये प्रारंभ होती है प्रातः 11 बजे, और 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, और 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। 1 बजे से 2 बजे तक भोजन का अवकाश होता है, भोजन का अवकाश, और फिर 2 बजे से कार्यवाही फिर शुरू होती है और 6 बजे तक फिर कार्यवाही होती है। इसमें विभिन्न विषयों पे चर्चा हुई। तो लोकसभा की कार्यवाही कब प्रारंभ होती है, कैसे कैसे चलती है, आप इसको देख लें। प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, अर्थात पहले घंटे में प्रश्नकाल होता है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहले घंटे में। और दूसरा घंटा कौन सा होता है, 12 से 1 तक, इसमें शून्यकाल होता है, और यही भोजनावकाश के पहले का 1 घंटा है, अर्थात दूसरा घंटा
और भोजनावकाश के पहले का 1 घंटा एक ही चीज है, और इसमें क्या होता है, शून्यकाल। तो अगर आपको कभी आगे परीक्षा में प्रश्न को बदल दिया जाए और प्रश्न को इस तरह से पूछ लिया जाए कि शून्यकाल कब होता है, तो शून्यकाल दूसरे घंटे में होता है या भोजनावकाश के पहले 1 घंटे में होता है। लेकिन इस प्रश्न में प्रश्नकाल का समय पूछा गया है जो कि पहले घंटे में होता है। इसका मतलब है प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी, पहले घंटे में। और फिर अब इसके बाद देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। भारतीय नागरिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारतीय नागरिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और आपको 2 कथन दिए गए। पहला क्या है, राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि, कब लगा सकता है, यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डाले। और दूसरा कथन क्या है, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाया जाता है। और फिर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपसे यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है, केवल एक सही है कि दूसरा सही है, कि दोनों सही हैं, कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो कथन ए जो है वो क्या है, राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालते हैं। ये सही है। कैसे सही है, अनुच्छेद 19 में किसी भी भारतीय नागरिक को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। यह अधिकार 19(1) के अंतर्गत, लेकिन 19(2) में यह व्यवस्था की गई है कि अगर वह भाषण और अभिव्यक्ति के द्वारा किसी मित्र देश से संबंधों को बिगाड़ देगा, उसका भाषण, उसकी बातें किसी देश से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों पर विपरीत प्रभाव डालेंगी, तो ऐसे नागरिक की भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है। अर्थात यह कथन ए सही है। और कथन बी क्या है, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यह भी सत्य। अनुच्छेद 358 और 359 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है और स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित करके उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस तरह से ये दोनों कथन सही है। इसका अर्थ है जिस विकल्प में ये दोनों सही हैं, ऐसा विकल्प ही इसका सही उत्तर होगा, और वह विकल्प है ए और बी दोनों सही है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प ए। और अब इसके बाद हम देख लें प्रश्न नंबर 8। तो आइए देख लें इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 ये मूल विधि के प्रश्न होते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो ये मूल विधि का प्रश्न है। क्या पूछा गया है इसमें, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है। विकल्प ए शरारत, विकल्प बी जबरन वसूली, विकल्प सी धोखाधड़ी, विकल्प डी आपराधिक विश्वास भंग। तो धारा आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध धोखाधड़ी से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी धोखाधड़ी। अब इसके बाद में फिर हम आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9। तो आइए देख लें 9वें प्रश्न में क्या पूछा गया था। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं, उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है। यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित न किया। आपसे पूछा गया है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ऐसी टिप्पणी की थी, और आपको 4 विकल्पों के रूप में 4 वाद, 4 मुकदमे या 4 मामले दिए गए हैं, और आपको इन चारों में से उस मामले को
पता करना है, उस मामले को जानना है जो जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ऐसी टिप्पणी की थी। पहला क्या है? ए, के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र सरकार। विकल्प बी है नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार। विकल्प सी है चंपकम दोरायजन बनाम मद्रास सरकार। और विकल्प डी है गोलकनाथ बनाम पंजाब। तो ऐसी टिप्पणी नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इसीलिए होगा विकल्प बी, नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार, क्योंकि इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी जो आपसे यूपीएसआई की परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछा गया था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है विकल्प बी। और अब इसके बाद हम फिर देखें आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया है देखते हैं। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु, और यहाँ रिक्त स्थान दिया है, के ऊपर होनी चाहिए। और 4 विकल्प हैं। ए 85 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 75 वर्ष और डी 80 वर्ष। तो वास्तव में आयकर अधिनियम के अंतर्गत अत्यंत वरिष्ठ नागरिक की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी 80 वर्ष। तो इस तरह से हमारे इस प्रश्न श्रृंखला के ये 10 प्रश्न पूरे होते हैं। और हमारी इस प्रश्न श्रृंखला के प्रश्न जो हमने हल किए, इसके द्वारा हमने प्रश्नों की व्याख्या से आपको कई और चीजें, कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया। और हमने ये देखा कि यूपीएसआई में संविधान और मूल विधि के जो प्रश्न पूछे गए थे पिछली परीक्षाओं में, काफी लेंदी हैं और काफी कॉन्सेप्चुअल हैं। और अगर कहा जाए तो स्टूडेंट को ये काफी कठिन लगते रहे, लेकिन हम आपको एक भरोसा दिलाते हैं कि इस प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से हम इन प्रश्नों को हल कराते हुए इसकी व्याख्याओं से इतना कुछ स्पष्ट कर देंगे कि आपको इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी अवश्य हो जाएगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त हम अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस को संचालित करते हैं, जिसमें बहुत ही डीप और परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने वाला मार्गदर्शन दिया जाता है। तो अगर आपको हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस की कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और आपको अगर हमारे ये वीडियो, ये प्रश्न श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो आप अपने मित्रों परिचितों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वो इसका लाभ ले सकें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो इसके बाद अगली प्रश्न श्रृंखला का वीडियो लेकर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।